हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो इस टॉपिक को हम लोग 2-3 पार्ट में कवर करेंगे ताकि आसानी से इसको हम लोग समझ सकें। और एक एक करके चलिए हम लोग शुरू करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियों का कालक्रम हमने पढ़ा था, जिसको कि उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सराहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो स्टार्ट करना है अनुच्छेद 1 से लेकर के, तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। दूसरा अनुच्छेद हम लोग देखते हैं तो उसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दिया हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भारत में कोई नया राज्य या क्षेत्र प्रवेश करता है तो उसको प्रवेश या स्थापना कराना होता है, तो यह संसद में पास करके कराया जाएगा। तो इसका संबंध अनुच्छेद 2 से है, इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों का सीमा, क्षेत्र या नामों में अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन करना हो तो इस चीज़ का प्रयोग हम लोग करते हैं। अर्थात अगर इन चीज़ों का चाहे वो सीमा हो, क्षेत्र हो या फिर नाम हो, इनमें अगर किसी तरह का परिवर्तन करना हो किसी राज्य में, तो हमें अनुच्छेद 3 में संशोधन करना पड़ेगा। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। और अनुच्छेद 4 जो है, अनुच्छेद 4 में यह बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो है, इसके अंतर्गत जो भी विधियाँ बनाई गई हैं उनसे रिलेटेड यह आर्टिकल है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हमारी नागरिकता से संबंधित मौलिक अधिकारों से पहले जो दिया हुआ है नागरिकता, उसको हम लोग जानते हैं। तो अनुच्छेद 5 में सबसे पहले दिया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता मिली हुई है, जैसे कि हमारा संविधान हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो लागू होने के बाद संविधान के प्रारंभ पर जो भी नागरिकता प्रदान की गई है, तो उस नागरिकता का विवरण अनुच्छेद 5 में दिया गया है। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता। तो ये चीज़ हमें याद रख लेनी है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, एक तो पाकिस्तान और दूसरा भारत। तो पाकिस्तान से उस समय पाकिस्तान वाले एरिया में जितने भी लोग थे वे सभी अगर भारत आते हैं तो उनके लिए नागरिकता का जो प्रावधान किया गया था वो अनुच्छेद 6 में किया गया था। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट अनुच्छेद 7 है और अनुच्छेद 7 में यह बताया गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता। अर्थात 7 में यह बताया गया है कि अब अगर भारत से कोई पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसके लिए क्या नागरिकता का प्रावधान रहेगा, इसका आर्टिकल 7 दिया हुआ है। तो इस तरह से हमें याद रख लेना है कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत आता है तो उसके लिए अनुच्छेद 6 है, और अगर कोई भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद 7 पे विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत से बाहर विदेशों में रहने वाले भी व्यक्ति बहुत हैं जिनको कि भारत की नागरिकता दी गई है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहर अपने नौकरी के लिए या फिर बिजनेस पर्पस से बाहर जाता है तो वह भारत का मूल नागरिक रहेगा या नहीं, इसका विवरण पूरा अनुच्छेद 8 में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। ये चीज़ का प्रावधान इसमें दिया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अनुच्छेद 9 में किस तरह से हम अपने राज्य की नागरिकता खो देते हैं, इसका विवरण दिया हुआ है। चाहे वह विदेशी राज्य की नागरिकता हम स्वेच्छा से ग्रहण कर ले, या फिर बिना सूचना के अपने देश से बाहर हो जाए, या फिर युद्ध के समय में विदेशी देशों को अगर हम सहयोग करते हैं तो भी हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो इन सब का प्रावधान अनुच्छेद 9 में दिया है कि हम अपनी नागरिकता किस तरह से खो सकते हैं। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। अनुच्छेद 10 में दिया हुआ है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि किन
विषयों में नागरिकता का अधिकार हमारा बना रहता है, वह समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 11 जो है, इसमें दिया हुआ है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना। अर्थात अगर किसी तरह का नागरिकता से संशोधन संबंधित किसी भी तरह का संशोधन करना होगा तो वह अनुच्छेद 11 में होता है। और संसद द्वारा नागरिकता संबंधित संशोधन 1955 में एक बार किया गया था, जिसके अंतर्गत यह बताया गया था कि संसद के द्वारा प्रदत्त नागरिकताएं भारत के व्यक्तियों के लिए क्या है। तो इन सब का विवरण हम लोगों को 11 में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, अर्थात 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हम लोग जानते हैं कि भाग 3 में आता है। और भाग 3 में यह 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इस चीज़ को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य कहते किसको है। इसमें राज्य के सीमा क्षेत्र से संबंधित और उसके अंतर्गत कार्य करने वाले सभी कर्मियों को शामिल किया गया है। तो ये दिया गया है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली किसी भी तरह की विधियां अगर संसद बनाता है जिससे कि हमारे मूल अधिकारों में कमी हो या फिर उसका अल्पीकरण हो, तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। यह अधिकार अनुच्छेद 13 में दिया गया है ताकि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन न हो सके। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक हम लोगों को समता का अधिकार दिया गया है, अर्थात विधि के समक्ष हमारे समानता का अधिकार दिया गया है। यानी कि अगर हम लोग कानून के समक्ष खड़े होते हैं तो सबके लिए एक समान अधिकार दिया गया है कि आपके लिए भी, चाहे कोई उच्च पद पर हो या फिर निम्न पद पर, सबके लिए एक समान अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को अनुच्छेद 15 में बताया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कोई सर्विस चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो उसमें समानता बहुत ही आवश्यक है। तो यह जो लोक नियोजन है, इसमें अगर अवसर की समानता हमसे पूछता है तो वह दिया गया है अनुच्छेद 16 में। हालांकि कुछ लोगों को इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है उनकी संख्या के आधार पर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अस्पृश्यता का अंत दिया हुआ है अनुच्छेद 17 में। तो अस्पृश्यता का तात्पर्य होता है छुआछूत का। तो छुआछूत का अंत बहुत ही आवश्यक था और यह अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है, क्योंकि पहले छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, ऊंच नीच की भावना भी बहुत अधिक हमारे समाज में व्याप्त थी। तो उस चीज़ को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत एक आर्टिकल दिया हुआ है, जिसके तहत हम किसी भी तरह का छुआछूत की भावना को नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है उपाधियों का अंत। अर्थात अगर किसी भी तरह की उपाधि हम ग्रहण करते हैं तो उसको बिना संसद या राज्य को बताए हुए हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं अगर वह विदेशी है। और साथ ही साथ अगर हम किसी तरह की उपाधि प्राप्त करते हैं, चाहे वह पद्मश्री हो या फिर भारत रत्न हो, तो उसको अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं। इस चीज़ को भी हमें याद रख लेना है। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 19 से अब हम लोग का स्वतंत्रता का अधिकार शुरू होता है। और स्वतंत्रता के अनुच्छेद में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 19 में वाक स्वतंत्रता, विषय आदि जितनी भी स्वतंत्रता है उनके संरक्षण के विषय में दिया हुआ है। अर्थात हमें बोलने की स्वतंत्रता, हमारे प्रेस की स्वतंत्रता, साथ ही साथ सभा करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता आदि जैसे जितने भी स्वतंत्रता हैं, इन सब का संरक्षण अनुच्छेद 19 में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में दिया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में दिया क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात आपके प्राण की स्वतंत्रता का संरक्षण भी संविधान करेगा। इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो क्या कौन सी दशाएं हैं जिनके संबंध में हमें गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है, और निवारक निरोध से संरक्षण क्या है, अर्थात किसी भी अपराध को करने से पूर्व हमें जो संरक्षण प्राप्त है ये उससे संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम से निषेध, अर्थात किसी भी बच्चे से या फिर किसी भी व्यक्ति से हम लोग उससे ज़बरदस्ती व्यापार नहीं करवा सकते और उससे ज़बरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते, अर्थात उनसे कोई काम ज़बरदस्ती हम लोग नहीं करवा सकते, और ख़ास करके अगर वो बच्चे हों तो। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि कारखानों आदि में अगर यदि हम बालकों का नियोजन करते हैं तो यह प्रतिषेधित किया गया है। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि हमें कल कारखानों आदि में बालकों का नियोजन नहीं करना है। तो यह दिया हुआ है अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के चलते हम भारत में किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसको मान सकते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी हुई है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो धार्मिक कार्यों से संबंधित जितने भी प्रबंधन हैं उसकी स्वतंत्रताएं दी गई हैं 26 में। अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर कर लगाना चाहे सरकार तो वह लगा सकती है, इसकी स्वतंत्रता दी हुई है अनुच्छेद 27 में। चाहे वह सरकार करे या फिर कोई व्यक्ति विशेष भी कर सकता है, जिसमें कि सामूहिक उत्थान हो समाज का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में दिया है कि शिक्षण संस्थाओं में अगर धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो उसमें आप स्वेच्छा से उपस्थित होना चाहते हैं तो उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 28 में। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में दिया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय अल्पसंख्यक वर्ग जितने भी थे वे पिछड़े थे, तो उनके हितों का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान किया गया है। तो उनको भी ज़रूरी चीज़ें प्रदान की जाए और उनके हितों का संरक्षण किया जाए। तो यह चीज़ दिया हुआ है अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में दिया हुआ कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने के लिए जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है उसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 30 में किया गया है। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और यह लास्ट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है, और जिसको कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था तो वह अनुच्छेद है 32। तो इस तरह से हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक कंप्लीट कर लिया है, अर्थात भाग 1 और भाग 2 भाग 3 तक पूरा। भाग 1 में राज्यों के संबंध में बताया गया है, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान था जिसको कि हम लोगों ने देखा 5 से 11 तक, और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो इसको हम लोगों ने एक एक करके कंप्लीट उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसको कंप्लीट किया है। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसके अगली सीरीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।